जो जीआईसी लेक्चर है दोनों में ही इस टॉपिक को रखा गया है। बाद बाकी आपका नेट एग्जामिनेशन हो, कोई एग्जामिनेशन हो, सब में क्वेश्चन आने वाला रहता है इससे। तो सबसे पहले हम इसका हिंदी मीनिंग को हम समझ लेते हैं। इसको एक्सप्रेशनिज्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसका मतलब है अभिव्यंजनावाद। हालांकि ये वर्ड बड़ा कठिन है, इसको चेक करना पड़ेगा आपको। इसी को देखिए, आपका इसका एक्चुअल मतलब होता है एक, यानी एक्सप्रेशनिज्म एक कलात्मक और साहित्यिक आंदोलन था। ऐसा मूवमेंट था जो आपके आर्ट और लिटरेचर के क्षेत्र में हुआ था, जिसमें एक कलाकार या लेखक बाहरी जो वास्तविकता नहीं बल्कि अपने मन की आंतरिक भावनाएं और मानसिक अनुभव को व्यक्त करता है। देख लीजिए, यानी कि कुल मिलाकर के बाहर की चीजों को देख करके वो नहीं लिखता है, उसके मन में जो आ रहा है, उसकी इनर फीलिंग्स है, उसको उसके हिसाब से अपने भाव को व्यक्त करता है। इसको और सरल शब्दों की हम बात करें तो सरल शब्दों को हम कह सकते हैं जो मन में महसूस किया गया है वही दिखाना है। यानी मान लीजिए हम कोई भी ड्रामा लिख रहे हैं, कोई पोइम लिख रहे हैं, कोई नॉवेल लिख रहे हैं, जो मन में महसूस मैं कर रहा हूं वही मुझे दिखाना है, यानी वही मुझे लिखना है, ना कि जो आंखों से देखा गया है वो नहीं है। मान लीजिए आपने किसी को देख लिया, किसी वस्तु को देख लिया, तो उसके विषय में आप लिखना शुरू कर, नहीं, जो आपके मन में चल रहा है, जो महसूस किया जा रहा है वही दिखाना होता है एक्सप्रेशनिज्म में। यानी कि इस विधा से, यानी कि इस टाइप से जहां पर एक्सप्रेशनिज्म की बात होगी तो तुम्हें यही राइटर को करना है कि जो मन में महसूस करेगा वही वो दिखाएगा। अब इसको ये थोड़ा शॉर्ट में इंग्लिश में हिंदी में बता दें ताकि आप इसकी एक वास्तविकता को आप समझ जाएं कि किस टाइप से। अच्छा, एक चीज और बता दें, ये जो एक्सप्रेशनिज्म हुआ ये केवल स्टार्टिंग, इसकी बात करें स्टार्टिंग से पेंटिंग से हुई थी। पेंटिंग यानी कि जो पेंटर्स थे वो अपने भावों को पेंटिंग के माध्यम से व्यक्त करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसको लिटरेचर के एरिया में, लिटरेचर के क्षेत्र में भी इसकी शुरुआत हुई। अब लिटरेचर की शुरुआत और निश्चित रूप से इसी विधा से, इसी स्टाइल से, इसी वाद से या इसी रिज्म से जो भी नॉवेलिस्ट होगा या ड्रामेटिस्ट होगा वो इसी तरीके से लिखे, इसी भाव से लिखेगा। अब हम देख लेते हैं इसको, हम इस टर्म को अब बात करते हैं, इंग्लिश में ही बात करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली आपको लिखना इंग्लिश में ही और समझना इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी इसकी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। अब एक एक वर्ड को समझ लेते हैं और आज के बाद आप भूलेंगे नहीं, इस चीज का मैं दावा करता हूं। इसमें लिखा है, सबसे पहले इस टर्म की ही बात कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई है। यानी कि जो टर्म है लिखा है, द टर्म एक्सप्रेशनिज्म was probably used by French art critic Vauxhall। माना जाता है इस शब्द का प्रयोग एक फ्रेंच यानी फ्रांस के क्रिटिक थे, वो भी आर्ट के क्रिटिक थे, ठीक है, जिनका नाम था वॉक्सेस। इन्होंने इसका यूज किया है संभवतः, वो भी आपका जे कडन की बुक में आप देखेंगे उसमें लिखा है, उसने प्रोबेबली ही लिखा है। इन्होंने कब इस वर्ड का इस्तेमाल किया, कब यूज किया? इन्होंने क्या किया कि अब पेरिस में 1901 में, पेरिस में, ठीक, यानी फ्रांस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहां पर एक पेंटिंग की एक प्रदर्शनी हुई। उस पेंटिंग में क्या हुआ, उस प्रदर्शनी में क्या हुआ, फ्रेंच पेंटर जूलियन ऑगस्ट हर्वे, इन्होंने अपनी पेंटिंग का प्रदर्शन वहां किया। एक नहीं, कई सारी सीरीज ऑफ द पेंटिंग, कई सारी पेंटिंग का प्रदर्शन इन्होंने किया। और ये क्रिटिक थे वहां पर जिनकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने शब्द इस्तेमाल किया वॉक्सेस। तो उसका जब प्रदर्शन कर रहे थे जूलियन ऑगस्ट हार्वे, तो उन्होंने अपनी उस प्रदर्शनी में अपने जो पेंटिंग का एक टाइटल दिया। उस टाइटल का नाम था, जो बोल्ड में आप देख रहे थे, उस टाइटल का नाम था एक्सप्रेशनिज्म। यहां इस्तेमाल किया अपने टाइटल। इसके बाद इन्होंने उसी को दे करके या सुन करके अपना एक पहली बार इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, ये लिखा है। इसके बाद क्या हुआ दे लेते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के फ्रांस के जो क्रिटिक थे वॉक्सेस ने ही इस शब्द को पहली बार यानी यूज किया है लिटरेचर के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में। इनको देख पेंटिंग से प्रभावित होकर, पेंटिंग को देख करके। इसके बाद है क्या है एक्सप्रेशनिज्म, इसकी बात कर रहे हैं।
वाज एन आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मूवमेंट, जिसके ऊपर बात कर रहा हूं, ये कला के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में एक आंदोलन था, एक मूवमेंट था। आंदोलन मूवमेंट का मतलब है कि बड़े स्तर पर था, यानी कि जो कला है, यानी पेंटिंग, लिटरेचर, लिटरेरी का मतलब होता है चाहे आपकी सब उसमें लिटरेचर की सभी विधाएं आ जाती है, चाहे आपका ड्रामा हो, पोएम हो, या आपका नॉवेल्स हो, जो भी इस तरीके से लिखा गया, यानी पूरा लिटरेचर में आ जाता है। दैट डेवलप्ड इन जर्मनी, इसका डेवलपमेंट कहाँ हुई, यानी कि शुरुआत कहाँ हुई, इसकी शुरुआत जर्मनी में हुई। इन द अर्ली 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, पहले लगभग 1910 से लगा करके 1925 के बीच में इसकी शुरुआत, ठीक है, एक्सप्रेशनिज्म की, यानी कि शुरुआत कहां, ये लिटरेरी मूवमेंट के रूप में बात करें, यानी कि एक आंदोलन के रूप में, मूवमेंट के रूप में इसकी शुरुआत जर्मनी में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई, 1910-1925 के आसपास हुई थी ये, ठीक है। यानी कि इस तरीके से बहुत लोग लिखने लगे, एक मूवमेंट तरीके से होने लगा, यानी कि हर एक क्षेत्र में लोग लिखना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी कि ये चूंकि ये वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक का टाइम रहा था, यानी लगभग वर्ल्ड वॉर के पहले और बाद की स्थिति में ये ज्यादा प्रोमिनेंट रहा है, इस टाइप में लिखा है। ये और समझ लीजिए, इस वार का भी बहुत प्रभाव है, क्योंकि जब कहीं वार होता है, युद्ध, और वर्ल्ड जो वर्ल्ड वार हुआ तो उसमें बहुत बड़ा विनाश हुआ था। अब जहां पर मौत ही मौत, बहुत से लोग मारे जाएं, उनके परिवार के लोग मारे जाएं, समाज के लोग मारे जाएं, तो आप समझते कितना बड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा, कितनी बड़ी समस्याएं होगी। उसी स्तर से देखता है, सोचता भी उसी तरीके से लिखता भी है। तो मतलब ये समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वार के पहले और बाद की स्थिति है, उसी तरीके से राइटर सोचेगा। आगे इसमें देखते हैं जिसमें होता क्या है। इट फोकस्ड ऑन एक्सप्रेसिंग इनर फीलिंग, इट मीन्स एक्सप्रेशनिज्म, ये फोकस करता है, यानी कि एम्फेसिस करता है, जोर देता है किन बातों में, ऑन एक्सप्रेसिंग इनर फीलिंग, कि आपके आंतरिक भावनाओं को, ठीक है, एंड अनुभूति को, एंड इमोशंस, पेन, मेंटल कंडीशन एंड सब्जेक्टिव experiences of a person rather than showing the external realistic work। देखिए, यानी कि इस विधा में, यानी जो आपका एक्सप्रेशनिज्म है, इसमें क्या किया, जो राइटर्स थे उन्होंने क्या व्यक्त किया, इनर फीलिंग एंड द आंतरिक भावनाओं, अनुभूति को, अपने पेन को, कष्ट को, मेंटल कंडीशन, जो उस टाइम के मेंटल कंडीशन थे उसको, एंड द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, सब्जेक्ट माने जो आप ऑथर, जो इंटरनल जो वर्ड होता है, उसकी आंतरिक जो दुनिया होती है, अंदर जो सोच रहा होता है, उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया अपने ड्रामा के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से। रेदर देन शोइंग द एक्सटर्नल रियलिस्टिक वर्ल्ड, उन्होंने बाहर की दुनिया को, बाहर की दुनिया या बाहर के जो वास्तविक दुनिया को उन्होंने व्यक्त नहीं किया है कि किसी परिदृश्य को देख रहे, उसके अंदर जो चल रहा था, इनर फीलिंग्स थी। यानी कभी के हमारे अंदर बहुत तूफान होता किसी परिस्थिति को समझ करके हम क्या करना चाहते इस तरीके से, क्योंकि ये था उसमें पूरा फोकस इनर फीलिंग्स पर है, यानी कि बाहर की दुनिया की, यानी बिल्कुल अलग था, किसी एक्सटर्नल या रियलिस्टिक वर्ड नहीं। आगे लिखा है, एक्सप्रेशनिज्म इन लिटरेचर इज द आर्ट ऑफ शोइंग द ट्रूथ ऑफ द फीलिंग। ये जो एक्सप्रेशनिज्म है साहित्य में, ये कला है, इज द आर्ट ऑफ शोइंग, ये दिखाने की कला है, शो करने की कला। वो भी क्या दिखाने, ट्रूथ ऑफ द फीलिंग, फीलिंग की सच्चाई को दिखाना है, नॉट द ट्रूथ ऑफ द एपीरियंस, बाहर के एपीरियंस की सच्चाई को नहीं दिखाना है, कि हमारे अंदर फीलिंग क्या है उसको शो करना है, आंतरिक बातों को शो करना है, जो आपके मन में चल रहा उसको शो करना। समझ लीजिए कितनी बड़े बहुत बड़ी चीज है कि आपके अंदर क्या चल रहा है उसको आप साहित्य के माध्यम से, यानी एक ड्रामा लिख करके, एक कोई पोएम लिख करके आप शो करना चाहते हैं, ये कला होनी चाहिए। आगे देखेंगे कैसे होता है, समझ आ जाएगा। कुल आंतरिक बातों की बातें, बाहरी दुनिया से का मतलब नहीं है। आगे इसमें लिखा है, अगर आवाज आ रही तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं, अगर आ रही हो तो प्लीज कमेंट करें, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है।
तो इसका मीनिंग भी मैंने लिख दिया। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, देख, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस रेफर टू डिपेक्टिंग कैरेक्टर्स और ऑथर्स इंटरनल इमोशनल वर्ल्ड, उसके आंतरिक जो उसकी अनुभूति की दुनिया है या उसकी भावनाओं की दुनिया है, उसको व्यक्त करना है। निश्चित रूप से कई कोई कैरेक्टर होगा, कोई ऑथर हो, उसके माध्यम से वो व्यक्त करता है अपनी दुनिया को, आंतरिक दुनिया को। इसके बाद और थोड़ा और इसको क्लियर किया गया है, लिखा है, यानी कि इसमें कहा गया है वाइल द इम्प्रेशनिज्म, एक और टॉपिक है इम्प्रेशनिज्म, इसको पढ़ाएंगे भी, टॉपिक आपके सिलेबस में। शोज व्हाट द आईज सी, जो इम्प्रेशनिज्म होता है वो क्या दिखाता है, जो हमारी आंखें देखती हैं, यानी हम जिन चीजों को देखते हैं, जब उसको हम शो करते हैं परिदृश्य को, बाहरी परिदृश्य को देख करके, यानी जिनको हमारी आंखें देख सकती हैं, उस विषय को, उस टॉपिक को या उस विषय के वस्तु के विषय में जब हम व्यक्त करते हैं देख करके, तो उसको हम इम्प्रेशनिज्म कहते हैं। इस माध्यम से कहा जाता है, इसको आगे पढ़ाएंगे। लेकिन ये क्या है, एक्सप्रेशनिज्म शोज व्हाट द माइंड फील्स, जबकि एक्सप्रेशनिज्म में हम क्या शो करते हैं, जो हमारा मन, हमारा जो माइंड जो फील करता है, उसको हम इसमें दिखाते हैं। तो अंतर है, यानी कि इंप्रेशनिज्म में क्या करते हैं, जो हमारी आंखें अगर कोई समाज में कोई चीज देख रहे हैं, किसी परिदृश्य को या कोई चीजों को देख रहे हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो उसको देखकर हम किसी उसको व्यक्त कर रहे हैं, तो आपको इसके अंदर रखा जाएगा। यदि हम जो हमारा माइंड, हमारा दिमाग, हमारा मन जो फील कर रहा है, माइंड जो फील कर रहा है, उसको हम करेंगे, तो उसको किससे करेंगे, हम एक्सप्रेशनिज्म से दिखाएंगे। ठीक, इन लिटरेचर expressionism appeared in drama, poetry and the novel, especially in Germany before and after the World War First। देखिए, इसकी शुरुआत जरूर पेंटिंग से हुई, यानी आर्ट से हुई है, लेकिन ये और किस क्षेत्र में है, इस माध्यम से, यानी इस तरीके से, यानी एक्सप्रेशनिज्म स्टाइल से जहां पर था, उससे ड्रामा भी लिखा गया और पोएट्री भी लिखी गई और नॉवेल भी लिखा गया। स्पेशली इन जर्मनी, कहा, जर्मनी में, बिफोर एंड आफ्टर द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड वार के, फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले और बाद। ये आगे देखते हैं, इट कैन बी सेड, ये एम.एस. अब्राहम, जो लिटरेरी टर्म की जो बुक है, एम.एस. अब्राहम की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इसको पढ़ना चाहिए। उन्होंने इस के विषय में क्या कहा है, it can be said, however, that its central feature is a revolt against the artistic and literary tradition of realism। देखिए, यानी कि कह सकते हैं कि जो इसकी सेंट्रल फीचर, इसकी मुख्य जो इसकी विशेषता थी, ये किसके रिवोल्ट था, विद्रोह था, किसके विरुद्ध, अगेंस्ट द आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस ऑफ रियलिज्म। देखिए, जो कलात्मक और जो साहित्यिक परंपरा थी किसकी, रियलिज्म की, वास्तविकतावाद की, उसके अगेंस्ट था। वास्तविक रियलिज्म जिस स्टाइल में, जो ये भी होता है, रियलिज्म स्टाइल से लिखता है, जब कोई व्यक्ति लिखता है, तो जो वास्तविकता दुनिया होती, उसको लिखा जाता है। तो इसके अगेंस्ट था एक्सप्रेशनिज्म, लिखा बिल्कुल अगेंस्ट। आगे लिखा है, अलग भी कैसा था, रिवोल्ट भी कैसा, विद्रोह कैसा था, बोथ इन सब्जेक्ट मैटर एंड द स्टाइल, यानी कि इस विषय, सब्जेक्ट में जो आपका होता उसमें भी, और जो स्टाइल, लिखने की स्टाइल, दोनों में ही बिल्कुल उससे, उसके अगेंस्ट था। कौन, एक्सप्रेशनिज्म, यानी कि एक्सप्रेशनिज्म रियलिज्म के अगेंस्ट था। रियलिज्म में क्या होता, जो दुनिया में वास्तविकता को हम देखते हैं, उसको हम अपने साहित्य के माध्यम से लिखते हैं, तो उसके अगेंस्ट था। आगे क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट और राइटर अंडरटेक्स टू एक्सप्रेस अ पर्सनल विजन। देखिए, वही कहा, जो आपके एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट होते हैं, राइटर होते हैं, वो अपनी पर्सनल विजन को
व्यक्त करते, वही अपनी पर्सनल फीलिंग को व्यक्त करते। वो फीलिंग कैसे हुई? यूजली ट्रबल्ड एंड टेंसली इमोशनल विजन ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि देख टेंस, ट्रबल्ड यानी कि बहुत कष्ट से भरी हुई, टेंशनाइड इमोशनल विजन होती है ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन का है, मानव जीवन और मानव समाज की जो बहुत ही समस्यात्मक है, बहुत टेंस इमोशनल जो फीलिंग्स होती हैं उसको हम व्यक्त करते हैं इसके माध्यम से। कुल मिला कह सकते हैं कि जो भी इस विधा से लिखा जाएगा वो अपनी पर्सनल फीलिंग को, पर्सनल जो उसके अंदर मन चल रहा होता उसके विषय में लिखता है। ये आपका एमएस अब्राहम ने ही कहा है, उस चीज को मैंने ऊपर भी बता दिया है। पर्सनल विजन को थोड़ा और क्लियर कर, हालांकि जब आप लिखिएगा, चूंकि इसमें जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, चूंकि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी करना है, इसका प्रीलिम्स में यानी जो आपका प्रारंभिक परीक्षा जो होगी और जो मेंस होगा उसमें लिखना है, तो लिखेंगे तब आप ज्यादा आपको नहीं लिखना है, इस समझाने के लिए मैंने लिख दिया, और इतना भी आप लिख देंगे आपका काम चल जाएगा थोड़ा बहुत। और जैसे इसमें हम बात इसको हालांकि उसके नोट्स हम बाद में बनवाएंगे आपका, जो भी हो जाएगा। अब इसमें पर्सनल विजन क्या होता है इसको भी क्लियर मैंने किया, हालांकि यहां से आपका समझ जाता, इसको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, उनके लिए है जो मतलब पर्सनल विजन क्या होता है, एक टर्म इसमें बीच में आ गया तो उसको थोड़ा और क्लियर किया मैंने। पर्सनल विजन मीन्स एन आर्टिस्ट और राइटर्स ऑन वे ऑफ सीइंग, ये पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत उसका विजन क्या है, उसका देखने का उसका अपना तरीका है, एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, और दुनिया को समझने का तरीका बेस्ड ऑन देयर इनर फीलिंग, जो उसकी आंतरिक अनुभूति है, जो भावनाएं हैं, ठीक, उसके अनुसार देखता है। इमोशंस ऑन इमेजिनेशन, ठीक है, इंटरनल फीलिंग, द इनर फीलिंग्स, यानी कि जो दुनिया को देखता है, ठीक है, तो उसकी समझ कैसे, उसकी इनर फीलिंग को बेस बना करके वो देखता है, नॉट ऑन हाउ थिंग्स एक्चुअली लुक इन रियल लाइफ। ऐसा नहीं कि जो बाहर वास्तविक जीवन में जो चीजें दिख रही हैं उसके अनुसार नहीं है, जो उसके मन में चलता है, उसकी इनर फीलिंग चलता है, उससे वो दुनिया को देखता है, उसी तरीके से वो लिखता है। दे एक्सप्रेस टू व्हाट दे फेल्ट इनसाइड, वो वही व्यक्त करते हैं जो अंदर जो महसूस करते हैं। बहुत सी चीजें हम लोग अंदर महसूस देख के ही नहीं, अपने से आप आइडिया लगाइए, जब हम लोग क्या करते हैं केवल बाहरी चीजों से नहीं, हमारे अंदर बहुत चीजें चला करती हैं, वही बात है। तो वही वो कैसे क्या होता है, फियर, सैडनेस, जॉय एंड कंफ्यूजन, जो हमारे मन में चलता है। दे एक्सप्रेस टू व्हाट दे फेल्ट इनसाइड, वो जो आर्टिस्ट होते हैं और जो राइटर्स होते हैं, जो पेंटर्स होते हैं, दे एक्सप्रेस व्हाट दे फेल्ट इनसाइड, जो अंदर फील करते हैं। अंदर क्या हो सकता है, कभी हम अंदर से बहुत भयभीत होते हैं, सैड होते हैं, बहुत जॉयफुल होते हैं, एंड कंफ्यूजन होता है, उस चीज को फील करना पड़ेगा। जिस चीज तरीके से आप करेंगे तो आपको एक्सप्रेशनिज्म के तरीके से हम मान लीजिए हम लिख रहे हैं, तो ये होता है जो राइटर्स लिखते हैं। अब कुछ चूंकि ये लिटरेचर के फील्ड में ये आया था, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल ग्रुप, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेज हैं, उनको मैं बता देता हूं कि ये जो है सब एक्सप्रेशनिस्ट स्टाइल से लिखे गए हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सप्रेशनिस्ट प्ले, ठीक है, कौन कौन, एक है हैरी एफ एंड द एम्परर जोन्स, ये ओनील ने लिखा है, ठीक है, ये अमेरिकन ड्रामेटिस्ट थे, इनका लिखा हुआ है। इसके बाद गैस एंड फ्रॉम मॉर्न टू मिडनाइट, जॉर्ज कैसल जी जर्मनी के प्ले राइट थे, उन्होंने इसको लिखा है। ये यानी कि जो भी प्ले लिखे हैं इसी विधा से लिखे हैं। इसके बाद सीनो ट्रायल एंड द मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, ये आपका फ्रेंच कॉप्का ने लिखा है। इससे क्वेश्चन आता है यार, नेट में आया था मुझे याद है, और मेरा सही भी क्वेश्चन है। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस एक प्ले है, फ्रेंच कॉप्का ने लिखा है। और इसमें क्या होता है, इसका जो कैरेक्टर होता है वो इंसेक्ट यानी कीड़ा बन जाता है, उसके मन में चलता है कि वो कीड़ा बन गया है, इसी टाइप का है।
तो ये जो प्ले हैं जो आपका जो एक्सप्रेशनिस्ट स्टाइल से लिखे गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इनका, आ भी सकता है, यानी हैरी एप, एम्परर जोन्स। अब हम इसको समझते हैं, इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं एक्सप्रेशनिज्म के, वो देख लेते हैं। एक तो इसमें क्या होता है कि सब, जिसके ऊपर भी मैं बात करता हूं, सब्जेक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, फोकस ऑन द आर्टिस्ट और राइटर्स इनर इमोशंस, नॉट द आउटर वर्ड, यानी हमारे आंतरिक जो, हमारे अंदर जो आंतरिक जो इमोशंस हैं उनको, उन पर फोकस किया जाता है सब्जेक्टिविटी के अंतर्गत, नॉट ऑन द आउटर वर्ल्ड, बाहरी दुनिया को नहीं इसमें लिखते हैं हम। तो एक इसकी फीचर ये है कि इसमें क्या होती है, सब्जेक्टिविटी होती है, यानी कि वो क्या होती है कि जब हम अपने आंतरिक भावों को व्यक्त करते हैं तो उसको हम इस कैटेगरी में लाते हैं। डिस्टॉर्शन होता मतलब होता है बहुत विकृत तरीके से, विकृत रूप से, वो बिगड़ा हुआ रूप। रियलिटी इज ऑफन डिस्टॉर्टेड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी जो वास्तविकता हो तो उसको बहुत तोड़ मरोड़ के रखा जाता है, जैसे लाइक फियर, एंगर और लोनलीनेस। अभी डिस्टॉर्शन क्या होता है और नीचे बताएंगे आपको हम। ये बीच में होता है कि वास्तविकता को बहुत तोड़ मरोड़ करके रखा जाता है, और जैसे कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जब एक्सप्रेस करना है। इसके बाद थीम ऑफ एंजाइटी एंड एलिनेशन, ये भी होता है, कॉमन थीम्स का है, लोनलीनेस बहुत अकेलापन, डिस्पेयर निराशा, मैडनेस एंड ब्रेक डाउन ऑफ द सोसाइटी, ये सब थीम इसमें होते हैं। सिंबोलिज्म एंड इंटेंस इमेजरी, सिंबल का प्रयोग करता है, यूज ऑफ डार्क सिंबल, विविड कलर्स इन आर्ट एंड पावरफुल मेटाफॉर्स इन लिटरेचर, ये सब इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। रिवोल्ट अगेंस्ट रियलिज्म एंड मटेरियलिज्म, इसकी बात मैं कर सकता हूं। एक्सप्रेशनिस्ट रिजेक्टेड द आइडिया दैट आर्ट शुड सिंपली कॉपी रियल लाइफ, यानी कि इन्होंने कहा रियल लाइफ को कॉपी नहीं करना है, इस आइडिया को यू क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, दैट आर्ट शुड सिंपली कॉपी रियल लाइफ। इन्होंने कहा नहीं, ये गलत बात है कि हमें रियल लाइफ की कॉपी नहीं करना, हमें अपने अंदर की भावनाओं को ही एक्सप्रेस करना है या व्यक्त करना है। अब इस विधा से जो लिखा गया है, यानी कि इस स्टाइल से जो लिखा गया है, एक्सप्रेशनिस्ट जो प्ले है उसका नाम है द हैरी एप। इससे हम पूरा समझ लेते हैं। ओनील का लिखा हुआ प्ले है, इसका नाम है हैरी एप। इसमें दरअसल एक कहानी पढ़ते हैं इसकी, तब आप देखिए जो चीजें बताई गई इसमें हैं एक्सप्रेशनिज्म की, क्या इसमें आप समझ पाते हैं। देखना, इसमें एक कैरेक्टर जिसका नाम है यंग है। यंग की स्ट्रॉन्ग वर्कर, यंग क्या है, एक बहुत ही मजबूत एक वर्कर है। वर्क्स इन द इंजन रूम ऑफ द शिप, एक शिप के इंजन रूम में काम करता है यंग। ही फील्स प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड हिज जॉब, उसको बड़ा गर्व है अपने काम से, बड़ा उसको गर्व है, अपनी जॉब से भी उसको बड़ा गर्व है, अच्छा फील करता है। बट वन डे, एक दिन क्या होता है, a rich girl named Mildred calls him filthy beast, एक बड़ी रईस घर की लड़की वहां आती है। ये जब ये वहां काम कर रहा होता है तो ये चूंकि वहां शिप में काम करते तो गंदे कपड़े भी पहने हुए थे, और बड़ा मतलब फटे कपड़े भी थे, गंदे कपड़े थे वहां जब काम करते, इंजन में काम करते थे। तो वो जब लड़की आई जिसका नाम था, बहुत धनी घर की लड़की थी, रिच गर्ल थी, जिसका नेम था माइल्ड्रेड था, कार्सिन फिल्दी बीस्ट, उसको गंदा जानवर बोल देती है। किसको? यंग को, ये लड़की। दिस ब्रेक्स हिज कॉन्फिडेंस कंप्लीटली, इससे उसको बड़ा बुरा लगता है, उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से टूट जाता है। किसी को इस तरह कह दे, बहुत मेहनती कोई व्यक्ति, उसका कॉन्फिडेंस टूटता है। ही ट्राइज टू फाइंड हिज प्लेस इन सोसाइटी, ये देखकर वो समाज में, अब जब उसको ये कह दिया कि वो समाज में जाता है और अपना अपना स्थान ढूंढता है कि हमारा स्थान है क्या। among the किनके among the rich, among the workers, even in a zoo, यानी कि चिड़ियाघर में भी, यानी कहां पर रईसों के बीच अपना स्थान होता है कि मेरा कुछ अस्तित्व है कि नहीं, वर्कर्स के बीच में सोचता है मेरा स्थान है कि नहीं, यानी कि इवन द जू, यानी कि चिड़ियाघर में भी। बट ही फिट्स नोवेयर, लेकिन कहीं भी अपने आप को उचित नहीं पाता है, कहीं भी अपने आप को फिट नहीं पाता है। फाइनली ही हक्स गोरिल्ला
एंड गोरिल्ला की। और वो अंत में क्या, जू में क्या करता है, एक वहां पर गोरिल्ला है, गोरिल्ला को वो क्या लगता है, वो गोरिल्ला को वो गले लगाता है। जैसे ही गोरिल्ला गले लगाता है, गोरिल्ला उसको क्या कर देता है, गोरिल्ला उसको मार देता है। ये इसकी कहानी है। अब हम देखते हैं कि इस पूरी कहानी में घटना कहां से घटित हुई। घटना घटित हुई उस समय से जिस समय यंग को एक लड़के ने, जिसका नाम माइल्डिस था, उसको फिल्दी बीस्ट कहा। अब उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं समाज के प्रति, ये देखना। निश्चित रूप से जब आपको कोई गलत तरीके से कुछ कह दे तो आपके मन में कई सारे विचार होते हैं, बहुत फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आती हैं, फियर होता है, डिस्पेयर होता है, क्रोध भी होता है, एंगर, सब कुछ होता है। तो उसको ही व्यक्त जब करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं देखते हैं। अब इस समझ लीजिए, आप मान लीजिए आप ही किसी ने इस तरीके जानवर कह दिया, गंदा जानवर कह दिया है, तो आप कह सकते हैं कि कैसे आप उसको क्या फील करेंगे, इसको देखना है। देख लेते हैं, इसमें लिखा है इसका फीचर्स क्या हो सकते हैं। इस प्ले की हम बात कर रहे हैं, इनर इमोशंस। यहां पर इनर इमोशंस यानी कि आंतरिक भावनाओं, अनुभूतियों में दिखाया गया। द स्टोरी शोज यंग्स कंफ्यूजन एंड पेन। बिल्कुल सही, यंग पूरा कंफ्यूज है कि मुझे जानवर क्यों कहा, हमारा कुछ समाज में स्थान है कि नहीं, अपने अंदर ही फील कर रहा है, ऐसा नहीं बाहर किसी कह रहा है। जब किसी कुछ कह दिया, कंफ्यूजन एंड पेन, बहुत उसको पेन है, बहुत दर्द है, बहुत कंफ्यूजन है। द प्ले एक्सप्रेसेस हिज इनर ट्रूथ नॉट आउटर रियलिटी। उसकी बाहर कुछ नहीं किसी कुछ कह रहा, जो उसके मन में जो चल रहा उसको इस प्ले के माध्यम से बताया गया है। वही इनर ट्रूथ, उसकी आंतरिक जो उसकी सच्चाई है, उसको एक्सप्रेस किया गया है इस प्ले के माध्यम से। डिस्टॉर्शन, द शिप्स इंजन रूम लुक लाइक ए हेल। डिस्टॉर्शन यानी कि उस स्थिति को बहुत तोड़ मरोड़ कर रखाना, बहुत विकृत तरीके से, यानी कि जो जिस रूम में काम करता है, इंजन के रूम में काम करता है, वो बिल्कुल हुए हेल के तरीके, नरक के तरीके से वो लगता है, बहुत गंदा है। द सफरिंग ऑफ द वर्कर इज शोन इन एग्जैगरेटेड वे। बहुत ही उसको वो बढ़ा चढ़ा करके उसको दिखाया गया, उसके जो वर्कर्स हैं उनके कष्ट को। अब पूरी कहानी दिखेगा, यानी कि इसमें इनर फीलिंग कैसे दिखाते हैं आगे दिखाएगा आपको। अब क्या इसमें डिस्टॉर्शन एक और क्या है, व्हेन यंग टॉक टू द गोरिल्ला, व्हेन यंग टॉक टू द गोरिल्ला इन द जू एट द एंड, लास्ट में क्या हो तो मर जाता है। लास्ट में क्या होता है, गोरिल्ला क्या होता है कि वो गोरिल्ला से जब बात करता है चिड़ियाघर में, लास्ट में इट इज नॉट रियलिस्टिक, वास्तविक नहीं है कि वो कहीं चिड़ियाघर में गया हो फिर उसने गोरिल्ला को गले लगाया, ऐसा नहीं। उसके मन में सब चल रहा है, उसकी आंतरिक वेदना है, इनर फीलिंग्स उसके अंदर हैं, इमोशंस हैं। व्हेन यंग टॉक टू द गोरिल्ला इन द जू एट द एंड, इट इज नॉट रियलिस्टिक, वास्तविक नहीं, इट इज अ सिंबॉलिक डिस्टॉर्शन। ये प्रतीकात्मक विकृत रूप दिखाया गया इसको है। शोइंग हिज कंप्लीट एलिनेशन फ्रॉम सोसाइटी, यानी कि उसका समाज से बिल्कुल अलग थलग उसको दिखाया गया है, बिल्कुल कंप्लीटली वो एलिनेट है, अलग है, उसका अलगाव वहां से, उसको दृश्य दिखाया गया है। वो अंदर सब उसके अंदर चल रही चीजें, ये इसका डिस्टॉर्शन है। आगे है सिंबलिज्म, प्रतीकवाद इसको कहते हैं। द गोरिल्ला इज ए सिंबल ऑफ यंग्स एनिमल लाइक कंडीशन। ये जो गोरिल्ला को दिखाया, गोरिल्ला क्या एक प्रतीक है, सिंबल है, यंग्स एनिमल लाइक कंडीशन। ये यंग की यहां पर जानवरों के तरीके की स्थिति को इस गोरिल्ला सिंबल से दिखाया गया। इट शोज दैट इन द मशीन एज, इससे पता लगता है कि इस मशीन के युग में मैन हैज बिकम लाइक ए बीस्ट, जो आदमी है वो पूरी तरीके से जानवर बढ़ गया है। ये इसका सिंबल के माध्यम से दिखाया गया है। द एलिनेशन एंड आइडेंटिटी लॉस, यंग सेज, अब देखिए उसको वो अलगाव भी है और आइडेंटिटी लॉस, उसका आइडेंटिटी को बिल्कुल खो चुका है। यंग सेज आई एम नॉट ऑन द एयर, कि मैं दुनिया हूं नहीं। ही फील्स ही हैज नो प्लेस इन द वर्ल्ड, लगता है कि उसका दुनिया में कोई स्थान है ही नहीं, कोई स्थान नहीं। इतना उसकी इस सब उसके मन में इनर फीलिंग्स हैं। देखिए तरीका कितना अच्छा है राइटर का लिखने का, जब एक्सप्रेशनिज्म के माध्यम से लिख रहा है, इस तरीके से लिख रहा है, तो देखिए सब फीलिंग कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। आगे क्या है इसमें, पॉइंट नंबर 5 में आप देख सकते हैं इमोशनल इंटेंसिटी, बहुत एवरी सीन, तो प्रत्येक सीन जो है उसमें क्या दिखाया गया, एंगर,
पेन एंड डिस्पेयर, पूरी तरीके से क्रोध है, उसका दर्द है, उसकी निराशा को ही दिखाया गया है। दीज आर द की मार्क्स ऑफ द एक्सप्रेशनिज्म, ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसकी इमोशनल इंटेंसिटी को दिखाते हैं, चाहे हैंगर हो, पेन हो, डिस्पेयर। यही बात है, जब आपके अंदर कभी कभी क्या होता है कि आपके अंदर किसी पर बड़ा क्रोध होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत डिस्पेयर होता है। अब कहीं किसी को देख करके तो वो आपका आता नहीं है, वो आपके अंदर की भावना है, वो किसी परिस्थिति जन वो आपके अंदर आ गया, इस फीलिंग को, इमोशंस को, जो आपका एंगर, पेन भरा है, डिस्पेयर भरा है, ये जब कोई राइटर लिखता है, उसको बाहर लाना निश्चित रूप से बड़ी बात होती है। उसको कला के माध्यम से बाहर लाया जा सकता है, या कोई लिटरेचर में कोई ड्रामा लिखने का, कोई पोएम लिखी, उसके माध्यम से बाहर ला सकते हैं। ये दिखाया गया है, एक्सप्रेसिज्म में होता है। आगे क्या है, कंक्लूजन के रूप में हम देख सकते हैं, द हैरी एप, जो हैरी एप है, expresses the spiritual pain, loneliness, dehumanization of the modern man in an industrial society। बिल्कुल सही, वो उसके अपने दर्द को दिखाया गया, एकांतपन को दिखाया गया है। और जो समाज में, इस जो औद्योगिक जो समाज है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, उसको दिखाया गया। बिल्कुल अमानवीय लोग हो गए, मॉडर्न लोग बिल्कुल अमानवीय हो गए हैं। O'Neill uses symbol and emotional intensity to show the truth of the human soul। बिल्कुल आदमी की जो सच्चाई है, उसकी आत्मा को, उसको सिंबल के माध्यम से दिखाया गया है। Therefore the play is a true example of expressionism as it reveals the inner reality, not the outer world। क्योंकि ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि उसकी आंतरिक जो वास्तविकता, इनर, अंदर की जो उसकी दुनिया की है वास्तविकता, उसको प्रेजेंट करता है, रिवील करता है, प्रकट करता है, ना कि बाहरी दुनिया को। ये इसका है कंक्लूजन, इसका है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों के। कमेंट भी कर सकते हैं, अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है, प्लीज यू कैन कमेंट नाउ। अब ये इसका हो गया डिटेल है। अब हम कुछ चीजों को और समझते हैं, और मैं दावा करता हूं इसके बाद आप एक्सप्रेशनिज्म में कभी भी आपको डाउट नहीं होता है। अब देखते हैं, इसमें एक वर्ड आया था, डिस्टॉर्शन आया था, थोड़ा मरोड़ कर पेश करना, यानी विकृत रूप। इसका वर्ड से आप देखना क्लियर आपका हो जाएगा कि कैसे लिखा जाता है इसमें। जैसे इसमें बात करें, डिस्टॉर्शन मीन्स चेंजिंग और ट्विस्टिंग द नॉर्मल शेप, फॉर्म और अपीयरेंस ऑफ समथिंग। यानी बिल्कुल जो कोई चीज है जिसकी कोई बाहरी अपीयरेंस है, उसको तोड़ मरोड़ कर, बदल कर, उसके आकार को, रूप को बदल कर प्रेजेंट करना। सो इट डजंट लुक रियलिस्टिक एनीमोर, इसलिए वो वास्तविक नहीं लगती है। क्योंकि आपके अंदर जो चल रहा है उसको जब आपको दिखाना है, ठीक, तो रियलिस्टिक हो ही नहीं सकती। जो आपके अंदर चल रहा है उसी को आपने प्रेजेंट कर दिया, उसको चेक कर दिया, उसको हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। डिस्टॉर्शन मीन चेंजिंग और ट्विस्टिंग द नॉर्मल शेप। जो नॉर्मल शेप और आकार, रूप होता है, या अपीयरेंस होते किसी चीज की होती, उसको एक तरीके से बदल कर रखना, ठीक। ये यानी कि किसी तरह वास्तविक वो नहीं लगेगा। ये तो उसकी बात। अब आगे नॉर्मल रूप से हम लिटरेचर की बात करें, इन आर्ट एंड द लिटरेचर। हम कला और साहित्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि कला और साहित्य दोनों में था ये। डिस्टॉर्शन इज यूज्ड ऑन ए पर्पस टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग। डिस्टॉर्शन का इस्तेमाल कब किया जाता है? बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग को हम व्यक्त करते हैं, और पर्सनल विजन, अपनी पर्सनल विजन को, जो रेदर देन रियल एंड आउटर वर्ल्ड। इसमें रियल या बाहरी दुनिया को हम नहीं प्रकट करते हैं या नहीं उसको दिखाते हैं। डिस्टॉर्शन मीन्स मेकिंग समथिंग लुक डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी। जब राइटर ड्रामेटिक डिस्टॉर्शन करता है तो लुक का समथिंग लुक डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी टू एक्सप्रेस इनर फीलिंग। यानी कि वो बिल्कुल अलग रखता है, रियलिटी से बिल्कुल अलग रखता है, तो ये डिस्टॉर्शन हो गया। जैसे उन्होंने क्या कर दिया, उसको गोरिल्ला चिड़ियाघर में दिखा दिया। अब हम इसको डिस्टॉर्शन को इस कला के माध्यम से, क्योंकि कला के क्षेत्र में ये जो आपका कलाकृति है, पेंटिंग है, जो इन एक्सप्रेशनिस्ट पेंटिंग्स अ फेस माइट बी स्ट्रेच्ड,
आप देखते होंगे, फेस को आप बढ़ा सकते हैं, बहुत ऊबड़ खाबड़ बना सकते हैं, छोटा से बड़ा लंबा कर सकते हैं। कलर माइट बी स्ट्रेंज, और बहुत विचित्र टाइप के कलर भी हो सकते हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं। इसको थोड़ा अप कर देते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, और शेप ट्विस्ट, उसका आकार को बदल सकते हैं। नॉट टू शो हाउ थिंग्स रियली लुक, यानी कि जैसी चीजें दिखती हैं वैसा नहीं दिखाना है, बट हाउ द आर्टिस्ट फील, कि आर्टिस्ट फील कैसे करता है उसको दिखाना है। वही आप देख सकते, अभी नीचे वाले देखिए, इसमें क्या है, ये विकिपीडिया से लिया मैंने, और ये एक पेंटिंग है उसी टाइम के 1893 की पेंटिंग। इसको आपको दिखा दिया, इसको कहीं पढ़ना ना लिखना है, ना एग्जाम में लिखना है, केवल समझाना है मुझे कि इस टॉपिक को आप समझ आए। ये मान लीजिए है, इन द स्क्रीन बाय एडवर्ड मंक, कोई भी बोल सकते हो जो प्रोनाउंस हो, द पेंटिंग डजंट लुक रियलिस्टिक। ये पेंटिंग रियलिस्टिक नहीं है, बट इट पावरफुली शो द आर्टिस्ट इनर फीलिंग और एंजाइटी। ये आर्टिस्ट की आंतरिक फीलिंग और एंजाइटी यानी उसकी वेदना को दिखाता है। दैट इज पर्सनल, जो बिल्कुल उसका पर्सनल फीलिंग उसकी है। देखिए, क्रेडिट टू विकिपीडिया से लिया है ना, नीचे तो कुछ नहीं रह गया, लास्ट ही था। अब देखिए, इसमें इस कला के माध्यम से भी देखो बहुत अच्छा समझ, देखिए अब देखिए इस पिक्चर को देखकर, अब ये जो पेंटिंग है, पेंटिंग से आप देखते, पेंटिंग से आप साहित्य को देखते, कैसे शुरुआत तो इसकी पेंटिंग से हुई थी। ये चीजें, ये पहली बात तो आप देख सकते हैं, ये इस तरीके के विचार दुनिया के विषय में आपके मन में ही आ सकते, अंदर की इंटरनल फीलिंग है वो इस तरीके से दृश्य को देख रहा है, उसके अंदर जो चल रहा है वो उसने इस पेंटिंग से व्यक्त किया है। उसके जो निराशा है, जो डिस्पेयर है, जो एंजाइटी है, इस पिक्चर के माध्यम से उसने शो कर चला है। ये बाहर तो ऐसा कुछ देखने मिले नहीं, बाहर ऐसा कुछ नहीं देखने मिलेगा आपको। अगर ऐसा बाहर को देख करता तो रियलिस्टिक होता है, और रियलिज्म की अगेंस्ट ही था एक्सप्रेशनिज्म, ठीक। तो ये जो उसके अंदर जो चल रहा है, भाव जो थे, उसकी इंटरनल फीलिंग थी, इनर जो फीलिंग्स थी, वो फीलिंग आपकी डिस्पेयर की है, एंजाइटी की है, पेन की है, आपका जो भी है, उसको उसने इसमें व्यक्त कर दिया है। तो इसको कहते हैं एक्सप्रेशनिज्म स्टाइल से हमने लिखा है। तो मुझे लगता है ये आपको समझना, कोशिश किया है पूरा समझाने का। हालांकि आज स्टार्टिंग में काफी इसको सेटअप करने में मुझे काफी टाइम लग गया, और आप जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहेंगे और बेहतर करते जाएंगे आपका। तो ये मुझे लगता है आपको समझ। हाँ, एक चीज और बता देते हैं, ये है इसी तरीके के व्यक्ति सोचता तब लिखता है। हाँ, ये पहली बात तो ये मैंने जो हिंदी में लिखा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, ये आपको समझने के लिए है, थोड़ा समझ जाएंगे। ये तो आपको लिखना बिना तो नहीं है, समझने के लिए लिखा है। हाँ, जैसे एक जो चीजें जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, अगर इतना आपने पढ़ लिया तो आप डेफिनेटली कर ले आए, ठीक है। और जैसे आपको लिखने की जब आ जाए, क्योंकि लिखना भी आपको है, ठीक है, मेंस में लिखना भी है, तो आप, मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपने यहां से लगाकर एक ये पैराग्राफ और इसको यहां तक लिख दीजिएगा, इतना रट लीजिएगा, आप समझ लीजिए, और इतना रट लीजिए या समझ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इतना ये लिख दीजिएगा, और बता रहा हूं तब पढ़ने की जरूरत नहीं। ये इतना पढ़ाया इसलिए आप लोगों को है क्योंकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। लेकिन जब लिखेंगे तो इतना लिख दीजिएगा, पूरा इतना भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप सब भूल जाएं। अगर इतना भी आप लिख दिए तो आप समझ लीजिए आपने पूरा इस टॉपिक की सभी चीजें बता दी। एक दो प्ले के नाम नीचे आपको और लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और ये आपको लिख से डेफिनेशन तो आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन ये जो इसमें कहा एमएच ओब्रायन ने जो भी कहा है वो बातें सब इसमें हम दे दिया है। आप चूंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है ना, जब किसी कोट करते हैं तो जरूरत नहीं इसकी, आप लिखना है, याद कर लें, बहुत अच्छी बात है, आप कोट भी कर सकते हैं। तो ये यहां तक का आपका ये लिख दीजिए, इसके यहां तक हो गया है ना, सिंपल है। और इसको आप, ये आपको समझने के लिए है, बाद में लिखने को उतना काम चल जाएगा। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, केवल आपको मैंने
दे दिया ताकि आप जब इसको वीडियो को देखें समझ जाए इसका मीनिंग क्या होता है। लिखने के तैयार नहीं वहां आपको ऑलरेडी वहां मेंशन है। इसके विजन को भी नहीं लिखना, इसको विजन को आपको लिखना नहीं वहां पर, ये समझाया है आपको, समझाने की विजन पर पर्सनल विजन होता क्या है उसको समझाया मैंने है, उतना ही लिखिएगा वहां पर। हाँ, और लास्ट में आप केवल ये एग्जाम्पल को आप दे दें, केवल नेम दे दें, कोई जरूर नहीं इसमें हमने इसका लिखा है इसका एग्जाम्पल के रूप में, आप इसमें इसका राइटर का नाम और जो ड्रामेटिस्ट है उनके नाम और इसका एक प्ले जो भी आपको याद रहे वो इतना याद करना। ये भी सब आपको ये सब उसमें लिख दिया, इसको भी आपको लिख पाए लिख जाए, कोई जरूर नहीं 200 वर्ड का क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है। तो जितना आप याद हो जाए याद कर लीजिए 2-3 प्ले। इसके बाद जो मेन फीचर्स हैं कोई जरूर नहीं, उसमें पूरा लिख दिया मैंने, ऑलरेडी मेंशन वहां पर है, ऊपर कर दिया मैं, लिख दिया सभी चीजें वहां पर ये बात की गई है। टाइम मिले तो आप लिख दिए, वरना याद करने के लिए चीजें याद रहेंगी आपको, ठीक है। ये समरी वगैरह कुछ नहीं लिखना, अगर कुछ कहे कि यहाँ पर आपको प्लीज मेंशन सम एग्जांपल ऑफ द एनी एक्सप्रेशनिस्ट प्ले, तो आप कुछ कर सकते हैं, पढ़ लीजिए कहानी लिख देंगे, हालांकि ऐसा नहीं पूछेंगे, पूछ भी सकते हैं जो मतलब इसमें क्या है कैसा है, तो आप कर सकते हैं। तो ये है, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, आराम से करिएगा इसको। पूरे बड़े से टॉपिक को देखकर का मतलब ये नहीं है कि आप घबरा जाएंगे बहुत याद करना है, ये केवल आपका इसलिए किया, इसको पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना भी कठिन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। और लिखने के लिए बाद 2-3 पैराग्राफ आपको हालांकि वो हम बाद में बताएंगे जो मेंस क्वालिफाई करेंगे, तो उसका मैं बिल्कुल उसी तरह सॉलिड कैप्सूल तरीके से बना दूंगा, उतना ही पढ़ लीजिए, सब चीज हो जाएगा, रट डालिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोग समझ में आ गए होंगे, थैंक यू वेरी मच। और अगले टॉपिक में फिर हम मिलेंगे। और ये आज हालांकि टॉपिक थोड़ा जटिलता कठिनाई थोड़ी भी थी क्योंकि लाइव में आ रहा था, लेकिन जितना प्रयास करते जाएंगे और लगते जाएंगे प्रैक्टिस होती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, ताकि और लोग जुड़ेंगे इसमें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम मिलते हैं, अगला टॉपिक रहेगा शायद इम्प्रेशनिज्म रहेगा, उस पर हम लोग बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।